Hello student and welcome to the 22nd lecture, 22 lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. और जैसा कि आपको पता है कि what we are covering right now is the chapter called pair of linear equation in two variables and the theoretical part we have already covered it. जो भी इस चैप्टर की थ्योरी थी वो हमने डिस्कस कर ली है. इवन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और सेट के क्वेश्चंस हैं वो भी हमने जूम डिस्कशंस में डिस्कस कर रखे हैं, है ना. वो भी काफ़ी जूम डिस्कशन हो चुके हैं हमारे. एटलीस्ट 2 जूम डिस्कशन हो चुके हैं जिसमें हमने वो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं बेस्ड ऑन द चैप्टर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. ओके, तो लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटेशन हम ये आज का लेक्चर हमारा रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में जो भी हमारी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के इस चैप्टर से वो हम फिनिश करें और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएं और उस नेक्स्ट चैप्टर को फिर हम इंट्रोड्यूस करें धीरे धीरे. ठीक है, तो इसके बाद जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन के जो चैप्टर चलेगा वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन ही चलेगा. एक्चुअली क्या है कि डिफरेंट स्कूल्स या डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या डिफरेंट टीचर्स की एक टेक्निक होती है कि वो चैप्टर को बीच बीच में से भी पिक ऑन करते हैं. जैसे कि एक तरह का बोरिंगनेस आने लगती है जब हम अलजेब्रा को पढ़ते हैं. जैसे कि आपने नोटिस किया होगा हमने पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट किया, उसके बाद कोऑर्डिनेट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, तो वो एक अलजेब्रा का ही पार्ट है. लेकिन माय वे ऑफ टीचिंग कि हम जब अलजेब्रा को ले रहे हैं, अलजेब्रा ही डील कर रहे हैं और इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कंसेप्ट के अंदर, तो फिर उसको एक बार फिनिश ही कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है. इसके बाद यानी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बाद फिर हम कोई भी एक रैंडम चैप्टर ले सकते हैं किसी मतलब नॉट इन द सीक्वेंस. हम ले सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम ले सकते हैं ट्रायंगल, हम ले सकते हैं सर्कल, हम ले सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का कोई चैप्टर ले सकते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री ले सकते हैं. वॉट एवर द स्टूडेंट इन नीड, वॉट एवर द स्टूडेंट डिमांड्स, वी विल टेक दैट चैप्टर. बल्कि फ़िलहाल अलजेब्रा के अंदर हम इसको जो भी हमने स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल से तो उसको हम फिनिश तो ज़रूर करेंगे. ठीक है ना, यानी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बाद ही अपन आपकी यानी हम जो है यानी मैं जो टीचर एज ए टीचर आप लोगों की राय लूँगा कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए. लेकिन बिफोर डैट मैं तो यही समझता हूँ कि हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन को भी साथ में ख़त्म करना चाहिए. ठीक है, तो हैविंग सेड दैट लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, इस पर क्वेश्चंस देख लिए थे. लेट अस सी हमने कहाँ तक क्वेश्चंस किए थे उसी के आगे पढ़ेंगे हम. ज़्यादा इन चीज़ों के रिकैप में भी हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे. तो हमने देखिए ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहा है ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था और इसके बाद जो हमारी लैंडिंग लाइब्रेरी वाला, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट हो रही है. तो ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 3.5 जो है सिंपल क्वेश्चन है 3.5 के. तो पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का. Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinite solution? In case there is a unique solution, find it by cross multiplication method. तो बेसिकली सारे एक्सरसाइजेस के अंदर एक एक करके मेथड को डिस्कस कर रहा है. पहला मेथड इसने सब्सटीट्यूशन ग्राफिकल लिया था, फिर सब्सटीट्यूशन लिया, फिर एलिमिनेशन लिया, नाउ कम्स आउट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो बेसिकली आप नोटिस करें कि अब ये सारे क्वेश्चंस तो आई विल नॉट टेक, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन तो एक ही जैसे ही हैं. तो जैसे कि इसमें आप नोटिस करें कि इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्या. इसका आएगा 1/3 और इसका आएगा 1/3. तो सारे क्वेश्चन से आपको सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है. यानी अगर आप नोटिस करें तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है. c1/c2 आ रहा है 3/2. तो इस केस में तो आपका नो सोल्यूशन आ रहा है पहले वाले पार्ट में. ठीक है, तो पहला वाला पार्ट तो नो सॉल्यूशन आ रहा है तो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन दूसरे वाले केस में आप देखेंगे तो ये आ रहा है 2/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2. तो 2/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2 तो ये डेफिनेटली एक आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा. तो इस केस का हम निकाल लेते हैं. तो 2x + y इज इक्वल्स टू 5 पहली इक्वेशन है. तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन. 2x + y इज इक्वल्स टू 5 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 2y इज इक्वल्स टू 8. ओके, यही है, एक बार देख लेते हैं. 3x + 2y इज इक्वल्स टू 8. तो इसको हमें सॉल्व करना है b1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. तो इसको हम कर लेंगे b1/b2, c1/c2, a1/a2 एंड देन अगेन b1/b2. मैं अगेन ये आई थिंक मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ को. जूम डिस्कशन पे भी एक बार हमारा हुआ था तो मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ बताई थी
और जब किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पे मुझे नोटिफाई किया था तो वहाँ भी मैंने क्लैरिफाई कर लिया था कि आप चाहो कहीं से भी स्टार्ट करो, जहाँ से आप शुरू करो। जैसे आपने एक स्टूडेंट C1/C2 से स्टार्ट किया तो उसको फिर A1/A2 लेना पड़ेगा, फिर उसको B1/B2 लेना पड़ेगा, फिर C1/C2 लेना पड़ेगा। वो उसकी मर्ज़ी की वो कहाँ से स्टार्ट करे, लेकिन जहाँ से शुरू करेगा उसको फिर एक सिमेट्री में चलना है, A B C की सिमेट्री में ध्यान में रखते हुए चलना है, तो सबसे आंसर सेम आएगा। लेकिन मैंने जो स्टैंडर्ड मेथड यूज़ किया है, जो NCERT ने भी यूज़ किया है, और एक स्टैंडर्ड मेथड लेते हैं तो टीचिंग में आसानी हो जाती है, तो हम स्टैंडर्ड मेथड ये ले रहे हैं कि हम B1/B2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसके ऊपर XY Z जो भी आपको लगाना है वो आप रेस्पेक्टिवली लगा सकते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट क्या लिखा जा सकता है कि x अपॉन B1/B2 कितना आ रहा है, B1 है 1 और B2 है 2, ठीक है। फिर C1C2 कितना है -5 एंड -8, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे ना इसकी इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो ये LHS में जाएगा -5, ये LHS में जाएगा -8। फिर आ रहा है आपका y अपॉन C1 तो -5 -8, और A1A2 कितना है 2 और 2, सेम सॉरी 2 अपॉन 3, A1A2 इधर कोविशेंट x का 2 है और इधर कोविशेंट x का 3 है। और फिर फाइनली 1 अपॉन, फिर आ रहा है आपका A1A2 तो A1 कितना है आपका 2 है और A2 आपका 3 है, और फिर आपका B1B2 तो B1B2 कितना आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। B1B2 आपका 1 और 2 आ जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं B1B2 1 और 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x अपॉन -8 प्लस 10, ओके 2 5 10 -10 इज इक्वल्स टू y अपॉन -15 n प्लस 16, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 4 -3। सो यहाँ से आप इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 -8 दैट इज इक्वल्स टू 2, ओके। और y की वैल्यू आ जाएगी 16 -15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंपली सॉल्व हो रहा है। तो इस तरह से एनालॉजी बनाते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट, ओके। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन 3/6। ये भी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा, तो यस बिल्कुल आ जाएगा 3/6 और इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 अपॉन 10, नहीं 3/6 5 अपॉन 10 बराबर आ रहा है, सॉरी, तो ये नो सॉल्यूशन है ना। तो 3/6 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 होता है ना, इज नॉट इक्वल्स इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 40 भी होता है, -20 अपॉन 40 भी होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन तो आ नहीं रहा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। और इसमें आप देखेंगे ये 1/3 आ रहा है, इज नॉट इक्वल्स टू 3/3, तो 3/3 तो 1 होता है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, तो इसका निकाल लीजिए आप। तो x अपॉन B1B2 कितना आ जाएगा -3 एंड -3, फिर C1C2 -7 -15 इज इक्वल्स टू y अपॉन C1C2 -7 -15 एंड B1B2 C1C2 A1A2 आई थिंक B1B2 C1C2 तो ले लिया, C1C2 ले लिया, फिर A1A2 आएगा, तो A1A2 कितना आ रहा है 1 और 3। फिर यहाँ से आ जाएगा A1A2 डेट इज़ 1 और 3, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन हम कई बार कर चुके हैं, तो इसलिए अब आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। A1A2 कितना आ रहा है 1 और 3, और फाइनली जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे ख़त्म करेंगे -3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15 3 45 एंड 7 3 21, तो 45 -21। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 45 -21 इज इक्वल्स टू, मैं एक निकाल देता हूँ, y आप खुद निकाल लीजिएगा, तो ये आ जाएगा -3 एंड 3 3 9 प्लस 9, तो ये 6 आ रहा है, तो 5 -1 4 आ रहा है, 4 -2 2 आ रहा है, और 9 -3 6 आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, 6 है ना, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर लगा होगा। तो x इक्वल्स टू 4 यहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो जाएंगे, जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जस्ट इंट्रोडक्शन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो a और b की कौन सी वैल्यूज़ के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर अगर आप जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है ये बेसिकली, और इसके अंदर पहली चीज़ तो है लिखी हुई है, इक्वेशन लिखी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, तो लिख लेते हैं इसको 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, तो -7 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन जो उन्होंने अलजेब्रा की फॉर्म में दे रखी है, तो भी लिख लेते हैं a माइनस बी ए प्लस बी एंड 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2।
सो 3a प्लस बी माइनस 2, a माइनस बी टाइम्स एक्स लिखा हुआ है एंड a प्लस बी टाइम्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि a और b की क्या वैल्यू होगी कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा आपको, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो अपने को पता ही कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 दैट इज 2/a माइनस बी must be equals to b1/b2 that is 3/a plus b must be equals to c1/c2, तो -7 अपॉन माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। तो यहाँ से आप इन दोनों को एक एक बार इक्वेट कर लीजिए, जैसे इन दोनों को एक बार इक्वेट करेंगे और फिर चाहे तो इन दोनों को एक बार इक्वेट कर लीजिए। तो एक बार इसको इक्वेट किया तो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। तो यहाँ से सिंप्लीफाई इक्वेशन बन रही है, यानी 2a को उधर ले जाइए, 3a माइनस 2a दैट इज a, और 3b को उधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2b प्लस 3b दैट इज इक्वल्स टू 5b। तो एक इक्वेशन तो आ गई a इज इक्वल्स टू 5b, सिंप्लीफाइड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स a प्लस 7 टाइम्स b। सो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9a, 9a माइनस 7a दैट इज इक्वल्स टू 2a, फिर 3b माइनस 7b दैट इज माइनस 4b, ओके, एंड दैट कम्स आउट टू बी -6 इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू यहाँ से आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन पहले कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू यहाँ पर रख दें 5b, तो 5b माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 5b माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3, ओके। तो 3b आ जाएगा, तो 3b इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से b की वैल्यू तो एग्जैक्टली आ जाएगी 1, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 5, तो a 5 होगा और b 1 होगा। तो आपका ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ओके। तो ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। सेकंड पार्ट कह रहा है कि फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी 3/2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/k माइनस 1। ये तो इक्वल हो, लेकिन ये किसके इक्वल ना हो, 1/2k प्लस 1 के इक्वल ना हो। तो सिंपल है, इस इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से इन दोनों को एक बार इक्वेट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। तो यहाँ से k की वैल्यू तो एग्जैक्टली आ जाएगी आपके पास, k इज इक्वल्स टू 2 सॉरी, k इक्वल्स टू 2 तो होना चाहिए। अब k क्या नहीं होना चाहिए, यानी k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, और k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए वो आप भी वो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। इन दोनों को एक बार इक्वेट कर लीजिए, तो 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 1, सो k मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू -2। तो जाहिर सी बात है k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -2 रखोगे तो ये इक्वल आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू अगर k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2, ओके। क्वेश्चन में तो हमने इसी का एनालाइज किया है ना कि भाई a1/a2 b1/b2 बराबर होना चाहिए, c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये वाला एनालिसिस करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो भाई सब्स्टिट्यूशन तो आप खुद कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो x के नीचे इसको लिखेंगे b1b2, फिर c1c2, फिर a1a2, फिर b1b2, ठीक है, x y एंड 1 आ जाएगा। तो इसको आप एज इट इज़ एनालाइज करके देख लीजिए। b1b2 कितना आ जाएगा, 5 और 2, c1c2 कितना आ जाएगा, -9 एंड -4, ठीक है, इक्वल्स टू y अपॉन -9 -4 c1c2, फिर कितना आ जाएगा आपके पास a1a2, तो a1a2 कितना है 8 और 3 इज इक्वल्स टू 1, फिर a1a2 आ जाएगा, a1a2 8 और 3 है, और b1b2 जहाँ से शुरू किया था 5 और 2 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व हो जाएगा आपके पास। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x अपॉन 4 इंटू -5 इंटू -4 दैट इज -20 एंड 2 इंटू -9 -18, लेकिन ये प्लस आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लगेगा यहाँ पे, एंड y इज इक्वल्स टू -27 एंड 4 8 32, तो +32, और ये हो जाएगा 1 8 2 16 5 0 15, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सीधे सीधे एग्जैक्टली x इक्वल्स टू -2 आ रहा है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन से भी सेम ही आंसर आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन तो ईजी मेथड होता है, वो तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ए पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज हैज टेकन। ये सेम क्वेश्चन है जो लाइब्रेरी वाला किया था और उससे पहले टैक्सी वाला किया था कि फिक्स चार्ज एंड नंबर ऑफ डेज के ऊपर चार्ज डिपेंड करने वाला क्वेश्चन। तो एक हॉस्टल है, उसके अंदर हॉस्टल के अंदर चार्जेस क्या है कि एक फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, और दूसरा ये है कि जो नंबर ऑफ डेज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बस दो चार्जेस ले लो आप, एक तो फिक्स चार्जेस ले लो, फिक्स चार्ज को आप x मान लो और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को आप y मान लो, y रुपीज़ पर डे। ठीक है, यानी आपने फिक्स चार्ज ले लिया x रुपीज़ एंड y रुपीज़ पर डे फूड चार्जेस का कॉस्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन इजीली बन जाएगी। व्हेन ए स्टूडेंट टेक ए फूड्स फॉर 20 डेज ही हैज टू पे 1000, तो x रुपीज़ तो लेगा ही लेगा, 20y इज इक्वल्स टू 1000, ये आ जाएगा। और दूसरा ये है वेयर स्टूडेंट बी हुज टेकन 26 डेज हैज़ टू पे हॉस्टल चार्जेस एज 1180, तो x तो फिक्स चार्ज देगा लेकिन 26 डेज रहा है, तो 26y इज इक्वल्स टू 1180। अब आप इसको किसी मेथड से सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार करके देखना, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट वर्ड प्रॉब्लम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना। ऑल्दो मैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि x और x का कोएफिशिएंट बराबर न कराए, तो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये -6y आ जाएगा और ये आ जाएगा -180। तो यहाँ से y की वैल्यू तो आ जाएगी 30 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये आपका फूड पर डे का कॉस्ट आ जाएगी ₹30 पर डे। अब ये 30 रुपीज़ किसी भी क्वेश्चन में रख दो, जैसे मैंने पहली क्वेश्चन में रख दिया, तो यहाँ से आपके पास x वैल्यू आ जाएगी। तो 2 × 3 600 इज इक्वल्स टू 1000, तो x की रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगी ₹400, ये फिक्स चार्जेज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो वर्ड प्रॉब्लम का है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन वाला। ये सारे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन से हमने इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो तो पहले ही बयान कर चुके हैं, है ना, वो तो हम पहले ही उसको इलिस्ट्रेट कर चुके हैं कि how we are going to analyze the question based on fraction, fixed charges and then the questions of the speed distance 2 digit वाला क्वेश्चन, ये सारे हम पहले ही कर चुके हैं। फिर भी इसमें मैं आपके लिए फॉर द रेफरेंस में आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रैक्शन बिकम, तो फ्रैक्शन को कैसे माना जाएगा x/y। अब फ्रैक्शन बिकम x/1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं एक फ्रैक्शन में तो 1/3 बन जाता है। तो इसकी इक्वेशन आप लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक फ्रैक्शन है x/y, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अगर इसमें से न्यूमरेटर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 3x - 3 इज इक्वल्स टू y। सिंपल इक्वेशन है ना। न्यूमरेटर में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है एंड बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आप 8 ऐड कर देते हैं, है ना, यानी x/y, y + 8 कर देते हैं, डिनोमिनेटर में आप 8 कर देते हैं, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो इसको भी आप सॉल्व कर लिए, तो 4x इज इक्वल्स टू y + 8। यहाँ से उठा के आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगा लिए। y की वैल्यू कितनी है 3x - 3, तो ये जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 3x - 3 + 8। सो डैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी 3 5 15 - 3, कितना आ रहा है 15 - 3, 15 - 3 12 हो रहा है। तो आपके पास जो फ्रैक्शन बन रहा है वो कितना बन रहा है 5/12। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व। यहाँ पर आप देखिए 5 में आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/12 हो जाएगा, डैट इज़ 1/3, और 12 में आप 8 से ऐड करेंगे तो 5/20 हो जाएगा, डैट इज़ 1/4। तो इस तरह से ये एनालॉजी बन रही है। सिंपल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थोड़े सिंपल ही होते हैं, इतने ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है ना। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। ठीक है, 40 मार्क्स इस टेस्ट में स्कोर किया है। had 4 marks been awarded for each correct answer, 2 marks deducted for each incorrect answer, Yash would have scored 50 marks। भाई सिंपल सा है कि हाउ मेनी क्वेश्चन वर इन द टेस्ट। तो मान लेते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। टोटल क्वेश्चंस इसके अंदर अपने को पता नहीं कि कितने हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि उसके 40 मार्क्स आए हुए हैं। जब उसको एक करेक्ट आंसर का x मार्क्स मिलता है और एक रॉन्ग आंसर का उसको 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो मान लेते हैं कि इसने x करेक्ट किए हैं, है ना, और y रॉन्ग किए हैं। तो अगर पहली क्वेश्चन में कि ईच क्वेश्चन गॉट करेक्टेड फॉर 3 मार्क्स, तो यानी अगर इसने x करेक्ट करें तो कितने मार्क्स को मिलेंगे 3x मार्क्स मिलेंगे। भाई एक क्वेश्चन का इसको कितना मार्क्स मिल रहा है 3 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का इसको
थर्ड पार्ट के अंदर इसको एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिल रहा है, तो 3x क्वेश्चन का कितना मिलेगा, 3x मार्क्स मिलेगा। और इसी तरह इसने y इनकरेक्ट क्वेश्चन किए, y क्वेश्चन रॉन्ग करे इसने, और एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो एक मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, तो माइनस होगा, -1 टाइम्स y, तो y क्वेश्चन का कितना डिडक्ट हो रहा है, -5 डिडक्ट हो जाएगा, तो इसको कितना इस मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x - 40, ये पहली इक्वेशन बन गई है ना। अब दूसरा ये है कि अब ये दूसरी एनालॉजी दे रहा है कि अगर इसको 4 मार्क्स सही क्वेश्चन का करेक्ट करने को मिलता और 2 मार्क्स गलत क्वेश्चन होता, यानी एक क्वेश्चन सही करता तो उसको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स सही मिल जाता, यानी x क्वेश्चन अगर सही करेगा तो मिलेगा 4x मार्क्स मिल जाएगा, और -2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, यानी एक क्वेश्चन गलत करता है तो -2, तो y क्वेश्चन गलत करता है तो कितना बढ़ेगा, -2y, तो इसको 50 मार्क्स आ जाते हैं। टोटल मार्क्स कितने बनते हैं, 50 मार्क्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाती है 4x, एक क्वेश्चन को सही किया तो 4 मार्क्स, x क्वेश्चन को सही किया तो 4x, एक क्वेश्चन गलत किया तो -2, y क्वेश्चन गलत किया तो -2y, कितना मार्क्स आ जाते हैं टोटल 50। तो यहाँ से आप नोटिस करें तो यहाँ से आप y को 2 को कॉमन ले लें, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x - y = 25, तो यहाँ से भी आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x - 25, इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ये जाएगा 3x - 40 = 2x - 25, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 - 25 15, और ये x की वैल्यू कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में रख दें, जैसे यहाँ पे ही रख दें, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 15 × 30, 30 - 25 5, तो टोटल क्वेश्चन इसने कितने अटैम्प्ट किए, x + 5, 15 तो सही किए और 5 गलत किए, तो कितने हो गए, 20 क्वेश्चन इसने अटैम्प्ट किए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 20 क्वेश्चन ही हैज अटेम्प्टेड। ओके, सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, 20 क्वेश्चन थे। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जब वेरी 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 इंपॉर्टेंट आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि बोर्ड एग्जाम ने इसको करीब 3-4 बार पूछा हुआ है पास्ट के अंदर, है ना। अब जब 4 या 5 बार क्वेश्चन एक ही बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट हो जाता है, नॉट इन द कंटिन्यूस ईयर, हो सकता है 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन में एटलीस्ट मैंने तो ये 5 बार देखा हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, और ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको भी आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी टेस्ट में ज़रूर दिख जाएगा इस साल भी। हो सकता है कि मैं टेस्ट लूँ तो उसमें आ जाए, हो सकता है कि आपके स्कूल में एग्जाम आए उसमें आ जाए, हो सकता है प्री बोर्ड में आए तो उसमें आ जाए, उसका आरजी में कोई टेस्ट हो तो उसमें आ जाए, एनीवेयर हो सकता है कि आपकी किस्मत खुल जाए तो बोर्ड में भी आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लिए। इस टाइप की जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एनालॉजी के बेस में, आप आरडी में चेक कर लेना, वो सारे क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, ओके। तो मैं पहले भी ये बता चुका हूँ आप लोगों को कि जब भी मैं क्वेश्चन पुट ऑन करूँ तो हमेशा काम है पॉज करिए, पॉज करने के बाद आप थिंक करिए, उसके बाद क्वेश्चन को एनालाइज करिए, इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए। हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो मैं सोल्यूशन तो करा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे सोल्यूशन को भी थ्रू आउट मत देख लिया करिए कि एक बार प्ले कर लिया बस देखना स्टार्ट कर दिया, नहीं, थोड़ा सोचा करिए, थोड़ा टाइम दिया करिए, एनालाइज किया करिए। नाजुक नाजुक सा क्वेश्चन है, टाइम लेंगे तो आराम से सॉल्व होगा। देखो मैथ्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिफ़िकल्ट हो, खास करके 10th क्लास की तक की जो मैथमेटिक्स वो तो इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स होती है। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई हम हाई प्रोफाइल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स इज़ नॉट द एक्चुअल मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है तो क्लास 10th के बाद स्टार्ट होती है, जब अपन कैलकुलस पढ़ते हैं, डिफरेंशियल पढ़ते हैं, वहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो आप नोटिस करेंगे कि मोर और लेस यहाँ पे कंसेप्चुअल होता है कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब आप यकीन जानिए, ये जो चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर आप इसको नोटिस करेंगे, अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करके चैप्टर को एनालाइज करें ना, तो ये चैप्टर पजल की तरह है। ये चैप्टर पजल की तरह है, जैसे कि ऐसा होगा तो इतना लग रहा था, इतना लग रहा था, इतना लग रहा था, कितना अब कितना लगेगा। ये ज़्यादातर कैलकुलेशन जो यहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम में देख रहे हैं, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल्स होता है। ये हॉस्टल चार्ज, टैक्सी चार्ज, ये सारे तो रियल टाइम एग्जांपल्स होते हैं। आप घूमने जाओ तो वहाँ पे फिक्स चार्ज होता है, एक टैक्सी वाले ने बाहर बोर्ड लगा रखा होता है, इतना चार्ज लूँगा, फिर पर किलोमीटर का इतना चार्ज लूँगा। तो आप नोटिस करो कि सारी चीज़ें रियल लाइफ एग्जांपल में होती हैं। आप स्टेशन पर खड़े हो, वहाँ पे 2 ट्रेनें गुजर रही हैं, 2 डिफरेंट स्पीड से गुजर रही हैं, तो आपके फादर ने आपसे पूछ लिया कि बताओ कि ये ट्रेन कितने दिन में पहुँचेगी, ये कल पहुँचेगी, ये शाम को पहुँचेगी, कितने देर में ये अजमेर से ट्रेन निकली तो अहमदाबाद कितने बजे पहुँच जाएगी अगर इसकी स्पीड ये है। खुद ही दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है रियल लाइफ के अंदर भी। तो मोर और लेस ये पजल टाइप के क्वेश्चन ही हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, ओके। So let us try to solve this question. Start the question. Places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। 2 प्लेसेस हैं जो कि हाईवे पे 100 किलोमीटर दूर हैं। तो पहले इसको जैसा वर्ड प्रॉब्लम कह रहा है वैसा इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा, एक सेकंड इसको हम ले लें।
4th है, तो 2 प्लेसेस आर देयर, ये है एक 100 किलोमीटर ए एंड बी, ठीक है। तो ये आपके बीच में, इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो है 100 किलोमीटर, ओके, ये 100 किलोमीटर है। अब क्या है, ये रोड के अंदर है, हाईवे है, आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो तो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ए से स्टार्ट करती है कार, मान लेते हैं इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और एक बी से स्टार्ट करती है कार, ठीक है ना। एक बार ये अपोजिट डायरेक्शन में है और एक बार ये सेम डायरेक्शन पे, तो दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, है ना। एक अगेन ए वाली पोजीशन ले लेते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, होपफुली पॉज किया हुआ है तो मैं उसी हिसाब से ये क्वेश्चन की एनालॉजी बना रहा हूँ। 100 किलोमीटर, ठीक है, और एक बार ये सेम डायरेक्शन मूव करती है, ये भी x किलोमीटर पर आवर से सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, और ये y किलोमीटर पर आवर से ये इधर मूव कर रही है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये जाके मीट करते हैं, है ना। क्वेश्चन एक बार वापस से आपके साथ रीड कर लेते हैं ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है ना। एक्स और वाई मैंने स्पीड मान लिए, दे मीट इन 5 आवर्स, यानी अगर सेम डायरेक्शन में मीट करते हैं तो ये 5 आवर्स में मिलेंगे। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार, यानी सपोज करो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो ये 1 घंटे में मिल जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे मिलते हैं, पॉइंट सी पे मिलते हैं, तो अगर ये डिस्टेंस अपन एल ले लेते हैं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा, है ना। और अगर मान लो कि ये सेम डायरेक्शन में तो कहीं आगे जाके मिलेंगे, सपोज सी, तो ये एल डैश ले लेते हैं। अगर ये एल डैश है तो ये टोटल डिस्टेंस सी तक कितना हो जाएगा, 100 प्लस एल डैश, है ना। तो अब यहाँ से अपन एनालॉजी बनाना स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए कि इसके लिए अपन सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला हम यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ए की स्पीड आपके पास x है, कितना टाइम में ये मिल रहा है, 1 घंटे बाद मिल रहा है। तो ए ने कितना टाइम ट्रैवल किया है, 1 घंटा ट्रैवल किया है ना। तो ए के लिए अपन लिख लेते हैं, ए की स्पीड है x किलोमीटर, डिस्टेंस ए ने ट्रैवल किया 100 माइनस एल, और टाइम ए को लगा है 1 आवर। इसी तरह बी की स्पीड y है, इज इक्वल टू डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया एल आवर्स, एल किलोमीटर, एंड टाइम इसको अगेन 1 आवर लगा है। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकल ली, कितनी आ रही है, एल इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे एल की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 100 माइनस वाई। ये पहली क्वेश्चन बन गई, सिंपल एज डेट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करें कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट के अंदर आप नोटिस करेंगे कि ए ने 100 प्लस एल डैश डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ए की स्पीड तो x है, लेकिन डिस्टेंस ए ने कितना ट्रैवल किया है, ये पूरा डिस्टेंस 100 प्लस एल डैश, सी पे मीट करे ना जाके, तो ए ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 प्लस एल डैश, टाइम कितना लगा है, टाइम 5 आवर्स लगा हुआ है ना। अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। आई थिंक टाइम इनको 5 आवर्स ही लगे हुए हैं, या when they move in the same direction they got 5 hours। इसी तरह y की स्पीड, b की स्पीड y थी, डिस्टेंस इसने l डैश ट्रैवल किया है, ओके, और टाइम कितना लगा, अगेन 5। तो यहाँ से l डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 है, तो यहाँ पे आप रुक दीजिए, तो ये जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 100, एल डैश की वैल्यू 5 है, यहाँ पे पुट कर दिए। 5 आप कॉमन ले लेंगे तो 5 2 ज़ा 10 प्लस y आ जाएगा। तो इन दोनों से इक्वेट करेंगे, ये दोनों इक्वेशन x बराबर आ रहा है, तो यहाँ से हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो 100 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 प्लस वाई, तो 100 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 प्लस वाई, तो ये कितना आ जाएगा, 80 इज इक्वल्स टू 2y। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ये b की स्पीड है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर y की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर आ रही है तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए कि ए और बी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं बीच में जाके मिलेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो कहीं उसकी पोजीशन से आगे जाके मिलेंगे, है ना, बी के बाद जाके मिलेंगे। तो ये अगर एनालॉजी आपको समझ में आती है तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा होपफुली। नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो पॉज करिए, वापस से रिवाइंड करिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आई एम देयर टू हेल्प यू इन दिस क्वेश्चन। Okay, now moving to the next question, question number 4. The area of a rectangle get reduced by 9 square unit। तो area of rectangle होता क्या है, तो मान लेते हैं कि area of rectangle लेंथ x है और ब्रेथ y है। तो area of rectangle क्या होता है, xy होता है। तो area of rectangle 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है कब, अगर लेंथ उसकी रिड्यूस कर दी जाए 5 यूनिट से, यानी x को हमने घटा दिया 5 यूनिट से,
और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट से, तो ब्रेथ को हमने बढ़ा दिया 3 यूनिट से, तो एरिया जो एक्स वाई है वो कितने यूनिट से घट जाता है, 9 यूनिट से। तो यहाँ से की क्वेश्चन बन जाएगी, ये हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दिया आप एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। तो एक्स वाई से एक्स वाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से पहली क्वेश्चन बनेगी 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 9 डेट इज इक्वल्स टू 6। दूसरा ये कह रहा है कि अगर लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ाओ, यानी लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ाया x प्लस 3, और ब्रेथ को 2 यूनिट से घटाओ, इफ़ यू डिक्रीज द ब्रेथ, नहीं ब्रेथ को भी 2 यूनिट से बढ़ाया ना, इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ठीक है। तो दोनों को 2-2 यूनिट से बढ़ाया तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 यूनिट से। तो एरिया एक पहले एक्स वाई था, अब कितना हो गया एक्स वाई प्लस 67। तो यहाँ से भी आप नोटिस करेंगे दो इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स इंटू 2 डेट इज 2x प्लस 3y एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 2x प्लस 3y, और ये 6 उधर जाएगा तो 67 माइनस 6 कितना होता है 61। ये दो इक्वेशन बनेगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा किसी भी मेथड से, आपके पास आंसर मिल जाएगा। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इसकी क्वेश्चन बना के आपको दे रहा हूँ। तो मैंने ये कहा था कि मैंने वर्ड प्रॉब्लम की ज़्यादातर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा, तो मैंने सारे सॉल्व किए, क्वेश्चन बनाई है। ये वाला क्वेश्चन की मैंने इक्वेशन बना के सॉल्व छोड़ दिया है, अब आप उसको सॉल्व कर दें, किसी भी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, और ये नेक्स्ट पार्ट तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज ही है अब, ठीक है। तो पहली 3.6 का जो पहला क्वेश्चन है वो रिड्यूसिबल फॉर्म वाला क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज हमारी मोर और लेस रिड्यूसिबल फॉर्म वाली इक्वेशन है। आई थिंक ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। कोशिश करेंगे कि हम आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करें, कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास अभी 3.6 एक्सरसाइज है, तो टाइम तो कम ही है हमारे पास, और ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जितनी मतलब आसान एक्सरसाइज नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। जितना करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे पास अभी भी 10 to 15 मिनट्स बच रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट्स का लेक्चर तो ना हो, कम से कम 40 मिनट्स का लेक्चर हो एटलीस्ट, तो आप उसको, क्योंकि 30 मिनट्स का लेक्चर है तो 55 मिनट्स का लेक्चर ये ओवरऑल बनता है। अगर 40-45 मिनट्स का बंद होता है तो आप इसको 1 घंटे में आपको चाहिए, कम से कम इसको 1.5 आवर में सुनो। पहला है 1/2x 1/3y, तो रिड्यूसिबल फॉर्म है। कैसे करेंगे इसको, x को हमेशा आप v मान लो, और 1/x को आप v मान लो, और 1/y को u मान लो। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगी v/2 प्लस u/3 इज इक्वल्स टू 2, और ये बन जाएगी v/3 प्लस u/2 इज इक्वल्स टू 13/6। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन में सॉल्व करने में मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, v और u की वैल्यू निकाल दोगे, v और u की जो वैल्यू आएगी उसी का रेसिप्रोकल है। तो v/2 3/u, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी बता देता हूँ। तो ये एलसीएम लोगे तो ये आएगा 3v प्लस 2u इज इक्वल्स टू 2 3 6 2 12 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 2v प्लस 3u और इज इक्वल्स टू 13। तो एक इक्वेशन तो ये बन रही है, एक इक्वेशन ये बन रही है। इसको आप सॉल्व करना चाहो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जगह मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाओ। एक बार u का कोएफिशिएंट सेम कर दो, एक बार v का कोएफिशिएंट सेम कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो कर लेते हैं, चलो। ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलो कि सर ये भी नहीं करा आपने। तो 3v प्लस 2u, तो इसको ले लेते हैं अपन। तो 3v प्लस 2u, 3v प्लस 2u इज इक्वल्स टू 12 है, और 3v प्लस 2, एक सेकेंड देख लेते हैं। 3v प्लस 2u तो है, और 2v प्लस 3u इज इक्वल्स टू 13 है। 2v प्लस 3u इज इक्वल्स टू 13। तो नेक्स्ट है हमारा 2v, एक सेकेंड यार, पेन हैंग करने लग जाता है कभी कभी। 2v प्लस 3u इज इक्वल्स टू 13। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2 से कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा 9v प्लस 4u इज इक्वल्स टू 24, और इसको 2 से कर दिया तो 4v प्लस 3 2 6 है ना। ये गलती कर दी है ना, 3 12 36, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। इसको मिटा ही देते हैं, ये मिट क्यों नहीं रहा है। एक तो ये आज पेन हैंग कर रहा है यार। इसको ही मिटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9v,
और ये हो रहा है 3 2 जा 6u, ये आपका 6u मिलेगा। और ये आएगा 3 12 जा 36, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4v, 2 3 जा 6u, और 2 13 जा 26। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 5v इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, v को ही आपने इसका रेसिप्रोकल माना था 1/v, तो x आ जाएगा 1/2। ठीक है, और u यहाँ से आप सब निकाल लीजिए, u की वैल्यू यहाँ से कहीं से भी निकल जाएगी, जैसे कि हो जाएगा 12 माइनस 3v/2, तो u आ जाएगा 12 माइनस 3v, 3 2 जा 6/2, तो 12 माइनस 6 कितना होता है 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, तो u 3 आ गया, तो y कितना आ जाएगा 1/3। तो ऐसा करते हैं कि यहीं तक आज इसको पुट ऑन ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम है और क्वेश्चंस भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो होपफुली नेक्स्ट क्लास भी हमारी 35 मिनट्स की 40 मिनट्स की इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में लग जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ये पूरे वीक के अंदर हमारे चैप्टर ही चलेगा, नया चैप्टर हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आप इतना ही करिए भी प्रैक्टिस। ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सारी वर्ड प्रॉब्लम ली हुई हैं। एक डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हैं जो रह रहे हैं, वो थोड़े दिन रुक के कर लेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। बाकी सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप सब कुछ ट्राई ऑन कर सकते हो। फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो मुझे कॉल करे, फ़ोन करे, जूम पे सेशन शेड्यूल करे, चीज़ों को समझे, है ना, मेरे साथ ही चीज़ों को अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच अप करें। और डिफ़िकल्टी कोई आती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके, तो till then take care, be happy, be safe, thank you for listening for today's lecture, take care, bye.